स्पॉन्सर लिया हुआ है, एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में कट रही है दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से। जैसे जैसे उसका हुक्म है वैसे वैसे काम होते जा रहे हैं। आज हम 4 स्टेप इस पड़ाव पे ये कॉन्सेप्ट को समझने की बात करेंगे। मैं अपने अनुभवों से, मुझे जो मैंने पढ़ा, मुझे जो इन कमरों में सुनाई दिया और जिन जिन चीजों से मैं प्रभावित और प्रेरित हुआ इस कदम को उठाने के लिए, वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। जब ये बनी भी नहीं थी और जब से इंसानों ने कहीं से अंगूरों को दबा के फर्मेंट करके उसको वाइन शराब में कन्वर्ट करके उसका मजा लेने लग गए थे, तभी से ये समस्या मानव जाति को ग्रसित करते आ रही है। और हम इतिहास में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें की उथल पुथल, नुकसान, तकलीफें, लड़ाइयां, दुराचारी व्यवहार, वो सारा इसके कारण आता रहा है। इसके लिए कई धर्मों ने ऐसे पीने वालों को बहिष्कृत कर दिया, कई धर्मों ने सजा सुना दी, कई अलग अलग प्रकार के विचार आ गए, उन विचारों पे लोग काम करने लग गए, मेडिसिन ने अपना इलाज करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मानव का मन विकास होने लग गया, मनोचिकित्सा की तरफ ध्यान देने लग गया, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा झांकने का प्रयास हुआ। डॉक्टर कार्ल यूंग ने बहुत प्रयत्न किए थे कि ऐसे लोगों के साथ काम करना, और उनका सोचना भी सही था कि अगर सोच बदली होगी तो जाकर के इसका एक्शन बदली होगा। अगर मेरे जैसा एक शराबी वही कुछ सोचता आया है जो पहले सोचता है, तो वो शराब से दूर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सोच बदलने के बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन हम शराबियों के मामले में अधिकतर असफल रहते थे, क्योंकि हम अनप्रेडिक्टेबली, बिना किसी इशारे के हम सडनली चेंज हो जाते थे। और वो सारा जो नई सोच मिली है उसको हम 2 क्षण में भूलते हुए वापस पुराना सोच और पुराने एक्शन करने लग पड़ते थे। तो उन्होंने बड़े अध्ययन के बाद उनकी समझ में यह आया था कि भाई, व्यक्ति नहीं बदलता है तो व्यक्तिमत्व बदल सकता है, जो पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी को बदलना पड़ेगा, सोच बदलेगी। हम वही सोच को सजेशन दे दे के बदल नहीं सकते। तो इसके लिए एक नए व्यक्तिमत्व को खड़ा करना पड़ेगा। और वो नया व्यक्तिमत्व खड़ा करने के विलियम जेम्स ने हमको 2 तरीके बताए थे। एक उन्होंने तरीका बताया कि सडन स्पिरिचुअल फ्लैश हो जाए और वो वाल्या का वाल्मीकि बन जाए, वो डाकू से संत बन जाए, देन द पर्सनालिटी चेंजेस विद इन सेकेंड्स। जैसे शायद हमारे बिल डब्ल्यू को फ्लैश हुआ था, उनको जब वो साक्षात्कार हुआ तो ही सेज ही वाज अ चेंज्ड मैन। और विलियम जेम्स ने एक दूसरा तरीका बताया, वो था एजुकेशनल वैरायटी का। शैक्षणिक माध्यम से हम जब सच्चाई से अपने आप का निरीक्षण करते हुए छोटी छोटी प्रगति करने की कोशिश करें, तो हम उस व्यक्तिमत्व को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जैसा पहले सोचते थे वैसा ही सोचते रहेंगे, तो टेम्पररी करेक्शन होंगे, लेकिन परमानेंट हम वही एक्शन करेंगे जो हम करते आए हैं। और इस दौरान जब डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने इस हमारे शराब के और हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन किया, और उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी विवश करने वाली चीजें जो कि फिजिकल एलर्जी के बारे में थी, वो जब हमको बताई, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया। और ये सारे विचारों का जो मंथन है और जो प्रजनन है वो हमको अपने ए के 12 कदमों में दिखाई देता है। तो मुझे कोई फ्लैश नहीं हुआ दोस्तों, मैं रोज के दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखने की क्रिया से अपने व्यक्तिमत्व में बदलाव लाना मैंने जरूरी समझा। अब पर्सनल क्राइसिस की एक बड़ी जरूरत होती है हम सभी को, और वो पर्सनल क्राइसिस मेरी भी उम्र में 28 बरस की उम्र में आया, जब मैं अकेला
बेसहारा, लाचार, निराश होते हुए एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था जहां पे मैं अकेला ही था। मेरी माँ एक 10 रुपए की पर्ची कटा के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके चली गई थी, और उसके बाद में वो 4 दिन का डिटॉक्स, और फिर मुझे जब ये का मैसेज मिला, और जो वहां पे मैंने पहली मीटिंग की, वो मीटिंग पे जो मुझे अनुभव हुआ या अनुभूति हुई या साक्षात्कार हुआ, जो भी कह लो, मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर से कि लकी इधर नहीं तो किधर नहीं। हाँ, अभी चीटिंग मत करना। अब ये जो विचारों का बदलाव है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस ऑफ गॉड। यानी कि ये उस दिन से पहले मैं कई बड़े डॉक्टरों को मिला था, मैं कई हमारे धर्म गुरुओं में गया था, मैंने बाहर की भी कई चीजें ट्राई की थी ऐसी अलग अलग, लेकिन कहीं पे भी मेरे अंदर ये विचारों में बदलाव नहीं आया था, ये प्रभाव नहीं पड़ा था कि मैं तैयार हो जाऊं। इस ये फिनोमिना मेरे को ए मेंबर्स ने समझाया कि भाई, ये किसी तीसरी शक्ति की तेरे पे कृपा हुई है कि जो व्यक्ति माँ की नहीं सुन सकता, इतनी गरीबी दारिद्र्य, इतने नुकसान में नहीं सजग हो सकता, वो एक समविचारी लोगों के बीच में आता है तो उसको प्रभाव अलग पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ग्रेस ऑफ गॉड। इसको बाद में समझेंगे। चल तू अभी आगे चल। आगे चलते हुए कुछ ही दिनों में मेरे नवप्रकाश ग्रुप में अलग अलग विषयों की शेयरिंग होते होते प्रोग्राम आ गया हाथ में, एक इनिशियल स्पॉन्सर आ गया, और उसके साथ में काम करने की तैयारी शुरू हो गई। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्राम लेने के लिए प्रोग्राम देना भी पड़ता है। तो हम जो ए के अंदर हैं और हमारे जो सारे समूह हैं, वो सारे के सारे समूह ये प्रोग्राम देने का काम करते हैं। हम ये उम्मीद में बैठे नहीं रहते कोई आके हमसे पूछेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, और प्रोग्राम देने के लिए हमने प्रोग्राम फॉलो किया होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत पर्सनल क्राइसिस से हुई कि जब मैंने हाथ जोड़ दिए उस शराबीपन के आगे, और तो और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरा जीवन जीने लायक नहीं है, सहनीय नहीं है। हालांकि आज के प्रियम्बल में जीवन का उसके कारण नाश हुआ है, वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि बिल भी क्लियर है कि मेरे पास दो समस्याएं हैं, एक जीने की समस्या है और एक जिंदगी की समस्या है। जीने की समस्या उत्पन्न हुई है, प्रॉब्लम ऑफ लिविंग बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म। वो मेरे लिविंग को उसने टोटली डिसरप्ट कर दिया है। और दूसरा है मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जो कि बहुत सारी अलग चीजों के प्रभाव के कारण हुआ है। और एक डिस्टर्ब लाइफ में जब ये अल्कोहल आ जाती है, तो उसके बाद में जो एक्सप्लोजन होता है, वो एक्सप्लोजन क्राइसिस पे जाके रुकता है, या चलते रहता है तो पागलपन और मौत तक ले जाता है। दैट इज द एंड। सो अब जब भी मैंने ये दोनों चीजों को देख लिया, तो जब मैं नया होता हूं तो मैं डेफिनेटली अल्कोहल पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। मार खाई होती है, आई एम एन अल्कोहलिक, और मैं अल्कोहलिक कैसे है और मैं कैसे पावरलेस हूँ, इसका जो हमारा तरीका है, दैट इज थ्रू ऑनेस्टली शेयरिंग कि हम पहले कैसे थे, हमारे साथ में क्या हुआ और आज हम कैसे हैं। ये क्रिया बार बार दोहराते और इसको सुनते सुनते मैं उस बीमारी को स्वीकारते जाता हूँ, और धीरे धीरे करके अपने जो भी डिफाइंस या डिनायल, छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, वो एक सुरक्षित वातावरण में, जिसको कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम बोलते हैं, वहां पे उस सुरक्षित वातावरण में उन टप्पों को मैं ओवरकम करते हुए, ऑनेस्टली, मन खुला रखते हुए, मन तैयार करते हुए आगे बढ़ता हूं। ये पड़ाव जैसे ही हम इस पे सोचते हैं, इसके साथ साथ सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप एक ही लाइन में आ जाती है कि जब मैं समझता हूं कि मेरी इस बीमारी के ऊपर इलाज है, मैं वापस से नॉर्मल हो सकता हूं, और वो कोई ना कोई ताकत मेरे लिए कर सकती है, मेरे को सामान्य बना सकती है। ये संकल्पना मुझे मिली। मेरे पास जिंदगी में कई ताकतें थी जिनके ऊपर मेरा पहले विश्वास था, लेकिन बाद में मेरा गिल्ट इतना बढ़ गया कि मुझे ऐसे लगने लगा
कि शायद यही लोग मेरा विनाश कर रहे हैं, मेरी गलतियों की सजा दे रहे हैं। फिर तीसरे कदम में जब मुझे ये समझाया गया, ये सुनने को मिला कि लकी, हमको विश्वास तो करना पड़ेगा, और ये जो तुझे बातें सता रही है, जो तेरे अतीत के बारे में है, जो कि तेरी आज की समस्याओं को लेके खड़ी है कि इसका क्या, यहाँ पे रुकना नहीं है। इसको तू हवाले कर ऊपर वाले के पास, अपने विचार और अपनी कृतियां हवाले कर, और टेक अ लीप ऑफ फेथ। क्योंकि मेरी जीवन की समस्या को अब मैं हाथ डालने वाला हूं, जैसा कि सुधीर ने अभी शेयर किया। और वो जीवन की समस्या एक मॉरल इन्वेंट्री से शुरू होती है, एक नैतिक लेखा जोखा से शुरू होती है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, रिकवरी का पर्पस है कि हमेशा एक व्यक्तिगत प्रगति होना और व्यक्तिगत जागृति बनते रहना। अब मुझे मेरे शराबीपन के बारे में जागृति हो गई, उसकी प्रगति मैंने की हाथ जोड़ के, उसकी प्रगति की मैंने अपना रिलेशनशिप सुधार के, कि नहीं भाई, मैं शराब के लिए नहीं बना हूं, शराब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए घातक है। क्यों घातक है? कि शायद मेरा व्यक्तिमत्व ही ऐसा है कि पेट्रोल में आप माचिस की तीली डाल देते हो तो वो थोड़ा उजाला नहीं होता, वो एक्सप्लोजन ही होता है। अब जीवन की समस्या के ऊपर बिल कहता है कि हम लोग ऐसे इंसान हैं जो कि उसको मानते ही नहीं है। हम औरों को ब्लेम करने में ही मजा आता है। हम कभी कभी अपने अतीत के बारे में सोचने लग पड़े सोब्राइटी में तो गिल्ट से भर जाएंगे और फिर दूसरों को ब्लेम करेंगे, और ये सारी चीजों में हम सेल्फ जस्टिफाई करते जाएंगे। नहीं, वो मैंने जो किया था ना, वो टाइम पे मेरी साली ने अगर बोला नहीं होता मेरे को चार बातें, तो मैं ना तो उसको गालियां देता, ना घर का कांच तोड़ता, ना मैं अपनी बीवी को भरे एक परिवार में गालियां देता। वो सब उसकी करतूत थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। और ये जब तक मैंने, मेरी जीवन की समस्या क्या थी? मेरी जीवन की समस्या ये थी कि मुझे कुछ लोग मदद नहीं करते थे जो करना चाहते थे, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रही थी, और मुझे वो मौके मिल नहीं रहे थे। ये, इनको मैं अपनी जीवन की समस्या बोलता था और इसका जस्टिफिकेशन करता था। और ये जस्टिफिकेशन करते करते बिल लिखता है कि सेल्फ जस्टिफिकेशन इज डेंजरस। हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रिकवरी बाहर से आ रही है, ये विचार बाहर से आ रहे हैं, अंदर से रेजिस्टेंस है। इतना आसान है क्या शराब के आगे हाथ जोड़ना? इतना आसान है क्या एक उच्च शक्ति की संकल्पना को समझना और उसको स्वीकार करके मन खुला रखते हुए आगे चलना? इतना आसान है क्या जीवन और इच्छा बोलने पे उसके हवाले छोड़ देना? बिल कहता है हर टप्पे के ऊपर हमारी समझ के विरोध में सुझाव आ रहे हैं। और चौथा कदम एक ऐसा टेंजिबल, मतलब ऐसा एक सबूत वाला कदम है कि जहां पे हम प्रैक्टिकली लिखते हैं। दूसरा तीसरा कदम तो आप बोलेंगे ना, क्या चलो भाई समझ लिया, उसका कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है। पहले कदम का प्रूफ है कि आप शराब से दूर है। प्रोग्राम पे आगे चलने का प्रूफ है जब पेन और पेपर लेके आप चौथा कदम लिखना शुरू कर देते हैं। अब ये चौथे कदम में हम देखते क्या है, जीवन की समस्याओं की जड़ देखने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी लायबिलिटीज देखने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये देखने की बात कर रहे हैं कि मेरी जो उपजत प्रवृत्तियां हैं, मेरे इंस्टिंक्ट्स हैं, उन्होंने जब मुझे थोड़ा आनंद दिया तो उस थोड़े आनंद पे मैं रुक नहीं सका। मैं उनको, उनका और आनंद लेने के लिए उनका मैं दुरुपयोग करता गया। उनके प्रॉपर फंक्शन से मैं कई गुना ज्यादा उनको एक्सीड कर गया, और इसको अब्यूज बोलते हैं। मैंने लोगों को ब्लेम करता गया, मैं अपने आप को जस्टिफाई करता गया, और इन सारी चीजों में मैं रिकवरी के अंदर भी अस्वस्थ हूं, मैं इनसिक्योर हूं, मैं वरीड हूं, मैं गिल्ट में जाता हूं, मैं सेल्फ पिटी, फिर मैं रिजेंटफुल हो जाता हूं।
जैसे जैसे विचार आते हैं ना, वो विचारों के एक्शन जो कि मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि अब तक मैंने उनको तीसरे आदमी की दृष्टि से पारखा नहीं है, उनके बारे में सच्चाई से लिखा नहीं है, उनका मैंने मॉरल एंगल देखा नहीं है, मैंने कॉमन सेंस या लॉजिकल एंगल देखा, या मैंने जो मुझे समझ में आया वही देखा है, समझ लो। इसके लिए ये मॉरालिटी से देखने वाली इन्वेंट्री है, ये कोई फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन की दृष्टिकोण से वो देखने वाली इन्वेंट्री नहीं है। ये नैतिकता की नजर से देखनी पड़ेगी हमको, और नैतिकता से देखने के लिए हमको दो चीजें करनी पड़ेंगी, जो कि इस इन्वेंट्री का स्टेप 4 के शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है। एक तो हमको भयमुक्त होके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में डर ने बहुत डोमिनेट किया है यार, और वही डर से छुटकारा तो शराब ने दे दिया था, जिसकी वजह से मैंने उसको गले लगा लिया था। तो डर तो है, हमेशा से था और आज भी है। और दूसरा, क्योंकि मैं इतना सेल्फ जस्टिफाई कर चुका हूं, अपने आप को रैशनलाइज कर चुका हूं, इतना डिफाइंस डिनाइल कर चुका हूं, तो मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा। यानी कि रेगुलर वे में जैसा सोचते हैं वैसा सोचूंगा, तो जो मेरे विचार है ना वही पेपर पे उतरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए ऐसे में एक स्पॉन्सर का सहारा लेना, उससे बात करना, अपना 12/12 पढ़ना, और इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाला प्रोसेस। मेरा मन तैयार है, लेकिन मेरा मन बीमार भी है, मेरा मन पूरी तरह से अपने आप को समझ ही नहीं पाया है। इसकी वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि 4 स्टेप 5 स्टेप एक जोड़ी में चलने वाली स्टेप है। आपने अगर स्पॉन्सर नहीं लिया है तो जरूर लीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ शराब से दूर रहने से और 10 मीटिंग करने से पर्सनालिटीज में वो चेंज आ जाता, तो दोस्तों आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी रेट 100% होता। लेकिन आप खुद ही देखते हैं आपके आसपास कि हमारे कितने दोस्त 10 आ जाते हैं तो उसमें से साल कितना पूरा करते हैं, 5 साल कितना पूरा करते हैं, 20 साल कितना पूरते हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग फिगर आता है, और ये डिप्रेसिंग फिगर इसके लिए है बिकॉज अल्कोहलिज्म इज वेरी पावरफुल डिजीज। हमारा डिनायल हमको मरने तक पीने को लगाता है, आगे जाने ही नहीं देता है। तो अकेले के करने वाला ये स्टेप है ही नहीं, हमको कोई ना कोई एक साथी चुनना पड़ेगा, उसके साथ में विश्वास से बातचीत करनी पड़ेगी, और इसकी तैयारी बनानी पड़ेगी। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लेकिन सेल्फ हेल्प, किसी से हेल्प लेने के बाद ही मैं सेल्फ को हेल्प कर सकता हूं। तो ढूंढने की क्रिया को समझना। अब ये सर्चिंग की क्रिया के लिए और फियरलेस की क्रिया के लिए दो चीजें हैं। फियरलेस बनने के लिए तो मेरा तीसरा कदम ही मुझे चौथे कदम के लिए तैयार कर रहा है। जब मैं बोलता हूं कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, जब मैं प्रार्थना करता हूं अपनी सेरेनिटी प्रेयर, तो उसका अर्थ ये होता है कि अब मैं जिन चीजों को बदल सकता हूं उन चीजों का धैर्य मिल गया है, तो अब मैं चौथे कदम पे आ गया हूं। मैं उन चीजों को स्वीकार कर चुका हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मेरे अल्कोहलिज्म को स्वीकार कर चुका हूं, आई कैनॉट चेंज इट। अब मुझे उन चीजों का बदलने का धैर्य दे, और वो धैर्य मुझे मेरे डर से दूर कराता है। तो कोई मेरा एक दोस्त बोलता है कि स्टेप 3 और स्टेप 11 ये प्रोग्राम के ब्रिज के दो खंबे हैं, जो अपनी जिंदगी की समस्याओं की दलदल के हमको पार पहुंचाते हैं। चौथा कदम से लेकर के 10वां कदम वो ब्रिज है। अब वो ब्रिज पे जाने के लिए, वो ब्रिज रस्सी का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, हिलता है साला, मजबूत नहीं है, डर लगता है। इसकी वजह से हमको वो लीप ऑफ फेथ, वो श्रद्धा की उड़ान, एक श्रद्धा की जंप लेनी पड़ेगी। मेरा मन बीमार है, 1000 कारण देगा,
जस्टिफाई करेगा, टालने को देखेगा। लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जैसे मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, कि लकी सिर्फ अल्कोहलिज्म का इंफॉर्मेशन ही जरूरी नहीं है। जब तक तूने उसको अपने अनुभवों में झांक के नहीं देखा, जब तक तूने अपने सैकड़ों ऑब्सेशन नहीं समझे, अपने सैकड़ों क्रेविंग्स और एलर्जी पार्ट नहीं समझी, अपनी बैंक्रप्सी नहीं समझी, तब तक तू कन्विंस नहीं हुआ। उसी प्रकार से ये शुरुआत तो तेरे को करनी पड़ेगी। अब तेरे को अपने आप को नैतिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मैंने अपने आप को कल्प्रिट होने के दृष्टिकोण से देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपने आप को विक्टिम होने के दृष्टिकोण से देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जब तक मोरालिटी के दृष्टिकोण से नहीं देखा, तब तक सच्चाई समझ में नहीं आई दोस्तों। तो सर्चिंग के लिए हमने क्या किया? सर्चिंग में हमारे जो पहले मेंबर्स थे, उन्होंने इसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया कि चलो भाई ढूंढने हैं, तो ढूंढने को जाएंगे तो हम तो एक्सट्रीम वाले बेवड़े हैं। एक बार ढूंढने लगेंगे तो हमको ऐसे मिलते जाएंगे कि पूछो मत। हम हर चीज को अपना बोलने की कोशिश करेंगे और हर तकलीफ मेरे में है। वैसा न करते हुए हम ये देखें कि ये दोनों असेट और लायबिलिटी दोनों सिस्टम बनने चाहिए साथ में। ये नैतिक लोखा जोखा है, तो कहीं कहीं पे मैं नैतिक रूप से कामयाब और ठीक भी हूं, और कहीं कहीं पे नैतिक रूप से मैंने बड़े अनैतिक काम किए हुए हैं। तो मेरे को तो इसमें सच्चाई चाहिए। हमारे प्रोग्राम का जो हर हर कदम है वो प्रामाणिकता, यानी कि ऑनेस्टी से ही लिया जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑनेस्टी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डर को भी दूर करता है और प्राइड को भी बाजू में रख देता है। नहीं तो आमतौर पे मैं हमेशा ये दो नजरियों से ही, दो भावनाओं से विवश होकर ही चीजों को देखता हूं। डर से देखी हुई चीजें भी गलत हैं, निकाले हुए निर्णय भी गलत हैं, और अहंकार से निकाले हुए निर्णय भी गलत हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई के दृष्टिकोण से ही देखने पे आएगी। तो ये जो सर्चिंग वाला पार्ट है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट बनाए। 1939 के दौरान का जो फॉर्मेट है वो बिग बुक में दिया हुआ है, कि जहां पे हम व्यक्तियों से, वस्तुओं से और इंस्टीट्यूशन से और परिस्थितियों से और इंस्टीट्यूशन से ऐसा एक ब्रॉडली उसके अलग अलग टुकड़े करते हुए, ताकि मैं आसानी से सोच सकूं, कुछ रह ना जाए, मुझे ढूंढना आसान हो। और उस प्रकार से मैं इंसिडेंट्स को लिखता हूं, जो जो मुझे याद आता है उसकी उपज लिखता हूं। जैसे हमारे मिस्टर ब्राउन का उदाहरण दिया गया है बिग बुक में। अब ये चीजें थी बड़ी सिंपल। जैसे जैसे 1939 के बाद आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे ए मेंबर्स ने बहुत सारी ये सर्चिंग को और आसान बनाने की तरीके अपनाए। ऐसे में एक कैलिफोर्नियन 4 स्टेप इन्वेंटरी भी है, जो नेट पे डाउनलोडेड है, और बहुत सारे टूल्स अभी अवेलेबल हो गए हैं सर्चिंग के। तो मैं समझता हूं आज के दिन हमारे को ये ढूंढने की क्रिया आसान बनाने वाले बहुत साधन हैं, लेकिन ढूंढने की क्रिया बनाने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है स्टेप 3। आप किसी भी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कैरेक्टर डिफेक्ट वाइज जाने की बात करते हैं, बहुत से लोग इंसिडेंट वाइज जाने की बात करते हैं। तरीका कोई भी अपना लो। बिल ये कहता है कि हर रिजेंटमेंट मेरे पेट में उस कांच के बुक्के की तरह होती है, रहती है। जब मैं रिजेंटमेंट पाल लेता हूं तो वो मेरे जहन में चली जाती है, मेरे सबकॉन्शियस में चली जाती है, उसी तरह चली जाती है जैसे पेट में हम कांच खा लें तो पेट में कांच का बुरादा चला जाता है। और फिर जब जब वो रिजेंटमेंट याद आती है, तो जब वो कांच का गुस्सा एक्टिवेट होता है, तो अंदर से काटता है, फिर वो अंदर से काटता है। इसी प्रकार रिजेंटमेंट भी हमको अंदर से काटती है, और जो कुछ थोड़ी बहुत हमने आध्यात्मिक प्रगति की होती है ना, वो उसका बेस ही काटने पे चली जाती है। मैं कितनी बार रिजेंटमेंट के कारण पीने गया, कितनी बार।
तो क्या आप शराब बंद करने के बाद में वो मेरे पेट का कांच अपने आप निकल जाएगा क्या? निकालना पड़ेगा दोस्तों उसको, नहीं तो वो काटता रहेगा अंदर से। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, मैं क्या क्या कर सकता था और क्या क्या नहीं किया, खुद को कोसना, सेल्फ पिटी में वॉलो करना, ये सब उस कांच की तरफ ही पॉइंट करते हैं जो मेरे अंदर है। उसके ऊपर मैंने कोई सोल्यूशन, यानी कि जो प्रोग्राम ने सजेस्ट किया उस पर चला ही नहीं हूं, और विश करता हूं खाली कि यार, जैसा पीते वक्त विश करता था ना मैं, कि एक ना एक दिन आएगा जब मैं बंद कर दूंगा या लिमिट कंट्रोल में पीऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जैसे एक झूठा सपना मेरे जैसा शराबी सजोए सजोए पी पी के मरने तक पीता है, उसी प्रकार से मैं इन चीजों को जब देखूंगा नहीं, अनदेखा करूंगा, तो ये मुझे बार बार तकलीफ देते रहेंगे। और उससे होगा क्या? मेरे पर्सनालिटी में वो प्रोफाउंड बदलाव ही आएगा नहीं, क्योंकि पर्सनालिटी पुरानी रही, खाली उसने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है कि अभी दारू नहीं पी रहा है। अभी दारू क्यों नहीं पी रहा है? क्योंकि डर के मारे नहीं पी रहा है, पिएगा तो मरेगा। बिल लिखता है कि देरी करना बहुत गड़बड़ वाला। कुछ मेरे दोस्त पूछते हैं फोर स्टेप लेना कभी चाहिए, तो हमारा पुराना इतिहास ये बताता है कि जब शुरू शुरू में ये शुरू हुई थी, तो उनका हेतु ही यही होता था कि वो आने वाले 15-20 दिनों में पूरे स्टेप्स में से एक बार आदमी को ले जाएं, बाद में वो प्रैक्टिस करेगा। उसके साथ में बैठते हुए पावरलेसनेस तो घुटने टेक के मीटिंग के अंदर ही शुरू हो जाते थे साहब। गो डाउन ऑन योर नीस, और माथा रगड़ते हुए हमारे पुराने सभासद पावरलेसनेस बोलते थे, बोल के बताते थे। वो क्रिया से वो एक्शन में लाते थे उस स्टेप 1 को, और फिर इमीडिएटली स्पॉन्सर के साथ दूसरे तीसरे दिन से ही बैठ के लिखना चालू। स्ट्रॉन्ग कॉफी बोलते थे उस प्रोग्राम को। और फिर मेरे ख्याल से वो 90 डेज का कॉन्सेप्ट भी लगभग वैसा ही था कि 90 दिन में पूरा प्रोग्राम हो जाएगा भाई तेरा, ये स्टेप्स सारे तू गो थ्रू कर लेगा, और बाद में फिर तो इसकी प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स में, इसको जो जो याद आएगा फिर से लिखता जाएगा, क्योंकि ये इवेंट नहीं है, ये तो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। एक बार ढंग से हम स्टेप 4 ले लें तो इन्वेंट्री का स्वरूप बदल जाता है। वो 10वें कदम में स्पॉट इन्वेंट्री और डेली इन्वेंट्री के रूप में आ जाती है, क्योंकि हमने एक बार भर को अच्छे से साफ कर लिया है। अब रोज का कचरा साफ करने वाली बात है। तो यहाँ पे खड़े होने का, देर करने का काम ना करें। डर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास अनुभव से और ट्राइड एंड टेस्टेड लाखों ये मेंबर्स को, जिन्होंने ये पर्सनालिटी का चेंज अनुभव किया है, उन सबको संभव हुआ है, मुझे भी संभव होगा। लिखते वक्त स्पॉन्सर के साथ बात करना जरूर करें, करते रहें, लेकिन लिखने में देरी ना करें। ये लाइफ टाइम की प्रैक्टिस की शुरुआत है। हम लिखते वक्त कई भावनाएं हमारे बीच में से ऊपर नीचे होके जाएंगी। इसके लिए ऐसा सजेशन है कि कहीं एक शांत जगह ले लें जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब न करे। लिखा हुआ आप बाकी लोगों से छुपा के रखें, क्योंकि शायद जो आप लिख रहे हैं वो आपकी पत्नी या तो कोई और पढ़ लेगा, तो बहुत तकलीफ हो सकती है उसको। जितना हो सके उतना बात करें, समझें, लेकिन लिखें तो खुद ही। मैं क्या लिखूं वो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि लिखना तो नैतिक दृष्टिकोण से मेरे अनुभवों को ही है कि मुझे तभी क्या महसूस हुआ था। अगले कदम में हम ये चीज एक तीसरे व्यक्ति के साथ में भी बोलने वाले हैं, और उसकी नजरें भी मेरी तरफ पड़ने वाली हैं, तो शायद उसमें से और सच्चाई उभर के आएगी। उसमें शायद मेरी गलतियों का सही स्वरूप समझ में आएगा। मैं जो अपनी गलतियों का स्वरूप समझता था,
5वां कदम लेने के बाद में, चौथा कदम लिखते लिखते तो मेरे को वही लगा, लेकिन 5वां कदम लिखने के बाद में मुझे अलग ही गलतियां दिखने लगी। जो मैं समझता था वो थी नहीं, और असलियत कुछ और नजर आई। ये डिस्कवरी जो है ना, ये डिस्कवरी जब खुद हम उस सुरक्षित वातावरण में करते हैं ना, तो दिस इज वेयर द चेंज हैपन्स। जो एटीट्यूडल चेंज है बोलते हैं ना, कि जो दृष्टिकोण में बदलाव आएगा, वो उस मोमेंट में आना शुरू हो जाता है कि जब मैं देखने लग पड़ता हूं कि यार सच्चाई तो ये है नहीं। मैं सोचता था कि मैंने किया तो ये इसके लिए किया, लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसके बीज बहुत छोटे थे और बहुत पहले पड़े हुए थे। बाद में तो सिर्फ मैं सीरीज ऑफ एक्शन लेता गया ना। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता के अपना शेयरिंग खत्म करूंगा, ताकि हम कुछ और डिस्कशन कर सकें इसके ऊपर। मैंने रिकवरी के चौथे साल में एक फैक्ट्री डाली, और फटाफट करते हुए मैंने जल्दी से पैसा शोहरत कमाने का जो एक शराबी का मुद्दा होता है, मेरा भी था। आई एम नो डिफरेंट। और मैंने 2-3 साल में आनंद फानंद में खड़ा करने के चक्कर में मैंने लॉस कर लिया। अब यकीन मानो, उसके पहले मैंने इन्वेंट्री ली थी, लेकिन शायद उतनी सर्चिंग नहीं थी। लॉस होने के बाद दूसरा क्राइसिस आया, तो मैं फिर से सर्चिंग करने लगा। और तभी मुझे ये महसूस हुआ कि जब मैं 17 साल का था ना, आई केम इन टू ए इन 28, और मेरा ये लॉस हुआ, आई वॉज अराउंड 34-35। तो मैं जब 17 साल का था, मैं तभी रोलिंग कुछ ऐसे काम करता था जिसका रॉ मटेरियल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, और मैं सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरर से लेके आएगा तो मेरे को सस्ता पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं एक मैन्युफैक्चरर के ऑफिस चला गया, नारीमन पॉइंट। बेवड़ा क्या रहता है, उसको दिमाग में जो आ जाता है ना, वही करता है। और मेरे विचार आ गया, तो ना मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मेरे पास एड्रेस था, मैं पहुंच गया। मैं इतना जानता था कि वो सरदार जी है, और मैं भी सरदार जी हूं। तो मैं सोचता था, नहीं यार, मेरे को तो गले से लगाएगा, मेरे को तो इतना सपोर्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। दिस वॉज माई डिजायर्स, जो हम नॉर्मली बिल्ड कर लेते हैं। उसके पास गया मैं, 11 बजे से उसके सामने बैठा, तो 12 बज गए, 1 बज गए। सुबह से हमने नाश्ता, मैं और मेरा एक दोस्त था। लास्ट में उसने 1:30 बजे एक आदमी को बाहर भेजा। उसको मैंने पूछा था, तो उसके आदमी को मैंने बताया था, मैं ऐसा ऐसा मिलने आया, मेरे को बड़ा ऑर्डर मिला है, मेरे को बड़ा माल लेना है, इसके लिए मुझे कंपनी के एमडी के साथ डिस्कस करना है। उसने मेरे को लिख के दिया, भैया मेरे ये सेल्स मैनेजर के साथ में जाके मिलो। अब मैं वो सेल्स मैनेजर के पास चला गया। वो सेल्स मैनेजर ने मेरे को बोला, तुमको कितना मटेरियल मांगता है? तो जो मेरे को चाहिए था, वो उनका डेली प्रोडक्शन का भी नहीं था। तो उसने मेरे को बोला, देखो आपको हमारे डीलर के पास ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, तुम्हारा डीलर तो मेरे को इतने में बेचता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजों में हुआ क्या पता, मैं जो 8 दिन से सोच रहा था कि वो सरदार जी के पास जाऊंगा और 10-15% कम करके लेके आऊंगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, ये सारी जो उम्मीदें थी मेरी, एक्सपेक्टेशन थे, ये उसने बिना कुछ किए तोड़ दिए। अब हुआ क्या, रिजेंटफुल तो मैं हूं ही। मैंने मन ही मन निर्णय लिया, साले एक दिन तेरे से बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, जल्दी डालूंगा, फिर आना तू मेरे पास, माल तेरे को दिखाऊंगा मैं क्या चीज है। और वो मेरे मन में पड़ी रही, सोबराइटी आ गई। 4 साल निकल गए, लेकिन पता नहीं कैसे वो विचार प्रबल होता गया कि अभी तो सोबर है, अभी तो कुछ ना कुछ काम भी करना है, अभी स्टेबल भी हो गई, तो चलो बड़ा काम करते। ये बड़ा काम करने का बीज मेरी उस रिजेंटमेंट में था। ये जब तक मैं लॉस करके वापस से गहराई में सोचा नहीं, तब तक मुझे समझा नहीं। तब तक मैं तो लोगों को यही बोलता था, अरे हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना है ना मेरी इंडस्ट्री। आई एम डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मेरा जो रॉ मटेरियल बनता है, अभी मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। तो दोस्तों, ये बात मेरे बारे में क्या बताती है? मेरे हर एक्शन और हर विचार के पीछे जो हेतु है, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर उसके जड़ें पास्ट में है, तो मुझसे वो ऐसे काम करवाएगा जो मुझे तकलीफ देंगे।
दिल आगे जाके प्रोग्राम में कहता है ना, चेक योर मोटिव्स ऑलवेज। अपने ध्येयों को चेक करते रहो, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है, हमारी पर्सनालिटी ही इतनी फॉल्टी हो गई है कि वो बेर का पेड़ है, उसमें कांटे ही कांटे उगते जा रहे हैं। कहीं से भी हाथ डालो कोई ना कोई कांटा ही नजर आ जाएगा। सो बी अलर्ट, चेक योर मोटिव्स। बट अगर मैं ये नहीं किया होता या मैं इसको सर्चिंग कर लिया होता, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि नुकसान रुक जाता, वो तो खैर विधि का विधान है, लेकिन कम से कम मैं अपनी एनर्जीज तो कहीं और लगाता, मैं अपने आप को लगाम तो दे पाता। हमारी तकलीफें खुद को ना बोलने को आता नहीं है, खुद को लगाम नहीं लगा सकते, साले जस्टिफाई कर लेते हैं जस्टिफाई। मैंने भी फैक्ट्री डालने के टाइम पे, वो टाइम पे मेरा घर नहीं था खुद का, मेरी वर्कशॉप भी भाड़े पे थी, घर भी भाड़े पे था, और कुछ पैसा आने के बाद मैंने माँ और बीवी को पटा लिया कि भैया घर लेंगे तो उससे तो फैक्ट्री बनेगी नहीं। मैंने कॉमन वेलफेयर नहीं सोचा दोस्तों। पर्सनल एम्बिशन ऑफ बिकमिंग रिच एंड फेमस टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज प्रीडोमिनेंट, और मैंने उसके ऊपर एक्ट किया, और एक्ट करने के बाद में मैंने बहुत घाई की, विच वॉज अगेन द हॉलमार्क ऑफ माई ओल्ड कैरेक्टर। आई वॉन्ट इट नाउ। और ये सारे एक बार ये ट्रिगर हो जाता है ना कुछ, देन द एंटायर साइकिल गोज थ्रू टिल द टाइम यू एक्सेप्ट। इसके लिए बिल ये कहता है कि हमको थरो होना पड़ेगा। जितना थरो होंगे ना, इंपॉर्टेंस ऑन थरोनेस की बात करता है बिल 12/12 में। जितना हम थरो होंगे उतना हमको ही हम ज्यादा समझ में आएंगे। और सच में दोस्तों, आज की लॉन्ग टर्म रिकवरी में भी जब कभी कंफर्ट जोन हिल जाता है ना, तो पहला थॉट वो साली ओल्ड पर्सनालिटी का ही आता है। तो मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन मीटिंग में सुनाई दिया था। वो बोलता था, थर्ड स्टेप कैन ऑल्सो वर्क एज अ पॉज बिटवीन योर थॉट एंड एक्शन, बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट यू आर टॉकिंग। बोलता उसमें पॉज दे, एंड इन दैट पॉज योर कॉन्शियस विल वर्क, द हायर पावर विल वर्क, डोंट बी स्पॉन्टेनियस। और मैं उसको फॉलो करता है। डिस्ट्रक्टिव म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के पीछे डाली हुई जिंदगी, एक डर अहंकारी व्यक्तिमत्व, जो कि एजुकेशनल वैरायटी से वो चेंज लाना चाहता है, तो रियली ही हैज टू बी अ वेरी अटेंटिव एंड फोकस्ड स्टूडेंट। मास्टर तो अपना दिल खोल के दे रहा है, मास्टर मेरी हायर पावर है ना, उसी ने तो ये बनाई है, वो तो दिल खोल के दे रहा है। बट एज अ स्टूडेंट एम आई थोरो, क्योंकि मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना दोस्त, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। वो जल्दी से जल्दी मेरे को बोलते हैं प्रोसेस को पूरा करो और भाग, और दुनिया को बताना यू आर सोबर व्हाट यू कैन डू। द सेल्फ विल नेवर गो। ईगो, प्राइड, ये सारे चक्कर चलाता रहेगा। साले जस्टिफिकेशंस तो अंदर से ऐसे आएंगे ना, सुंदर सुंदर के पूछो मत। वी विल बी अमेज्ड एट आवर ओन थिंकिंग, बट एंड ऑफ द डे दैट इज द ओल्ड पर्सनालिटी। और यहीं पे बिल कहता है कि वी हैव टू गो अगेंस्ट आवर विल। मेरी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ेगा। तो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मुझसे एक बड़ी ताकत, जो मुझसे और मेरी इच्छा से बड़ी हो, वो है उच्च शक्ति। और मैं समझता हूं कि जो ये मेंबर सोबराइटी के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, वो उच्च शक्ति के वो पुजारियों की तरह हो जाते हैं मंदिर के, वो उच्च शक्ति के एजेंट्स की तरह हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है दोस्तों। और इनके माध्यम से जो मेरे दोस्त आगे चले हैं, मैं वो धैर्य जुटा पाता हूँ। आई कैन सर्च, आई कैन बी फियरलेस, डोंट वरी कुछ स्किप हो गया तो। प्रोसेस को समझना, इस पे शुरू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जैसा जैसा याद आता जाएगा, इसके आगे की पूरी प्रोसेस आप फिर से ले सकते हैं। नथिंग टू वरी। हम बेवड़े परफेक्शनिस्ट भी होते हैं ना, फिर ये नहीं तो मैं आगे नहीं जाएगा। बी विलिंग, कीप एन ओपन माइंड, ट्राई योर बेस्ट। आगे जाके तेरी समझ निखरेगी। इसके लिए क्या सुझाव था, पुराने जमाने में लोग ईयरली रिट्रीट्स पे जाते थे। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में भी 5-7 साल से हम नहीं गए,
लेकिन ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ 8, 10, 12 आदमी मिल करके एक 2, 3 दिन के रिट्रीट के लिए, जहां पे हम फिर से अपने व्यवहार को पूरे साल को रिफ्लेक्ट करके देख सकें, जहां पे एक छोटे से ग्रुप में हम वो शेयर कर सके, जहां पे कुछ लिखना है तो तुरंत लिखते जाएं, क्योंकि इसमें से हमको दिखता क्या है, तो हमारे पैटर्न्स दिखने लग पड़ते, हमारी वापस आई हुई इनसिक्योरिटीज दिखने लग पड़ती हैं। और ये अगर मुझे वो टाइम पे आदत नहीं लगी होती, तो आज इसका मुझे जो मेरी खुशहाली के लिए, मेरी शांति और सेरेनिटी के लिए योगदान है, उसकी कीमत नहीं होती दोस्तों। आज ये बार बार प्रोसेस में से जाने के बाद में हर स्टेप की कितनी प्रोमिनेंस है मेरी सेरेनिटी और सैनिटी के लिए, मुझे समझ में आता है। तो देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फिर वो प्रैक्टिस इन ऑल आवर अफेयर्स जम जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग। आई होप जो डायलेमा में है, वो डायलेमा को ऊपर वाले के हवाले करते हुए असमंजस की परिस्थिति को, प्रोग्राम को सिंपल रखते हुए अपने स्पॉन्सर से बात करके कल से लिखना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।